मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल लेके आए हैं। पहले लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को रिपीट किया जाएगा, बहुत सारे लोगों की पुनरावृत्ति होगी, बहुत सारे बड़े नामों को छांट दिया गया, बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल अपेक्षित थे, जिनको ये था कि नहीं, ये तो मंत्रिमंडल में जरूर होंगे, ऐसे लोगों को हटा दिया गया। कुछ नए चेहरे आए हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं। जातीय संतुलन की जहां तक बात है, तो जातीय संतुलन निसंदेह बहुत ही सोच समझ के, बहुत केयरफुली क्राफ्टेड, मैं कहूंगा, बहुत सावधानी से और संतुलित तरीके से बुन के बनाया गया है। और 2024, हाँ जरूर, 2024 की तैयारी, मैंने कहा था कि भाजपा जो है वो कभी भी अपने सेना को और अपने घोड़ों को अस्तबल में नहीं ले जाती है। एक चुनाव खत्म, दूसरे की तैयारी शुरू, तुरंत शुरू, और सब के सब बिना थके हुए फिर से दोबारा मुहिम पर लौट जाएंगे। मंत्रिमंडल भी, ये जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, इस मंत्रिमंडल में भी अब जिन लोगों को छोड़ा गया है, मेरे समझ से हो सकता है कि जो लोग निकाले गए, छोड़े गए, हटाए गए, या जो नहीं आ पाए मंत्रिमंडल में, वो लोग हो सकता है कि संगठन में उनको भेजा जाए, संगठन में उनका उपयोग किया जाए 2024 के बाद दोबारा, क्योंकि अभी स्थान बहुत है। 84 लोगों का मंत्रिमंडल बनता है, 50 लोग ही मंत्रिमंडल में आए हैं, तो अभी स्थान बहुत है, संभावनाएं बहुत हैं। लोगों को हो सकता है कि अगले विस्तार में जो है वापस लिया जाए, कुछ लोगों को लिया जाए, कुछ लोगों को छोड़ा जाए। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये कहा जाए कि प्राथमिक स्तर पर ये बहुत ही अच्छा, सोचा समझा, वेल क्राफ्टेड, वेल थॉट एंड वेल ऑब्जेक्टिव, जो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेगा, ऐसा एक मंत्रिमंडल इन लोगों ने गठित किया है। तब और अब में एक फर्क है, इसको पहले समझ लीजिए। हम्म। तब भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा संगठन और पूरा मंत्रिमंडल थोड़ी बहुत असुरक्षा, थोड़ी बहुत आप ये कहें कि चुनौतियों से लड़ते हुए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ, बाकी जो चीजें हुई थी, मतलब उस शासन काल में कोरोना आया, बहुत सारी बेरोजगारी हुई, बहुत सारी आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक विषमताएं आई, उन सब से थोड़ा बहुत उस संगठन को और उन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जो है, थोड़ा सा एक विचलन की स्थिति जो है वो महसूस हो रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल सुदृढ़ हैं। दो तीन चीजें इसमें बहुत ध्यान देने की हैं। एक, मोहन भागवत जी का गोरखपुर जाके योगी आदित्यनाथ से मिलना, मोहन भागवत जी और अन्य जो संगठन हैं उनका मंच के बगल में होना, ये आश्वस्त करता है इस सरकार को कि नहीं, अब ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप आगे बढ़िए। तो मंत्रिमंडल जैसा भी चुना गया है, किसी को कुछ आवाज करने की, या किसी को विद्रोह करने की, या किसी को कोई अपना पक्ष रखने की कोई संभावना नहीं बनती है। यह कह दिया जाएगा कि उन्हें उन्हें हर तरीके से उनको शांत कर दिया जाएगा कि नहीं, आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आप करिए, कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, आप करते रहिए। तो वो जो एक परंपरा चल पड़ी थी कि नहीं, सब मलाईदार पोस्ट, मलाईदार मंत्रालय, प्लम पोस्टिंग जिसको कहते थे, प्लम मिनिस्ट्री जो कहते थे, उस चीजों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और अब चूंकि आश्वस्त है सरकार की नहीं, हमारे पास बहुमत है, सिद्ध बहुमत है, हमारे पास अच्छी टीम है, और अच्छी टीम के साथ अच्छा नेतृत्व है, तो अब ये अच्छी टीम जो है उस अच्छे नेतृत्व को 2024 के लिए, यानी केंद्र की सरकार को 2024 के लिए एक बड़ा सपोर्ट देगी। अभी इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसको आप कम मत आंकिएगा। अभी इनको हम्म। उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ी चुनौती है। बाकी राज्यों की तो छोड़ दीजिए, बाकी राज्यों में ठीक है कि इनको अभी चुनौती मिलेगी। गुजरात जाएंगे, हो सकता है वहां आम आदमी पार्टी जो है इनको एक बड़ी चुनौती खड़ी करे। मध्य प्रदेश आएंगे, हम्म। मध्य प्रदेश में भी हो सकता है मध्य प्रदेश के चुनाव में इनको जो है कुछ चुनौती मिले, बड़ी चुनौती मिले, कुछ संगठित पार्टियां जो है वहां खड़ी हों।
लेकिन उस सबसे बड़ी चुनौती इनको अभी 2024 में उत्तर प्रदेश में खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां विपक्ष अगर खड़ा हो जाता है और सशक्त विपक्ष खड़ा हो जाता है तो यही मंत्रिमंडल उस सशक्त विपक्ष का जवाब होगा। इनको 2 साल अनथक काम करना पड़ेगा लगातार। बता दूं, ये बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही वेल क्राफ्टेड मंत्रिमंडल इन्होंने बनाया है। किसी भी तरीके का जोर दबाव, जातीय समीकरण का दबाव कुछ भी नहीं है। बहुत संतुलित तरीके से हर जातियों को, हर वर्ग को, हर को प्रतिनिधित्व दिया है। सभी वर्ग के लोग हैं। तो ऐसे में जेंडर सर की क्या आपको लगता है अखिलेश यादव के लिए चुनौती और बढ़ जाती है? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, यही नहीं, मैं ये कहूंगा कि अब इसके आगे आने वाली सभी सरकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि इस सरकार का काम जितना तेज होगा, जितना अच्छा होगा, जितना फलदायी होगा, उतनी ही अगली सरकारों के लिए चुनौतियां खड़ी होंगी। क्योंकि अगर आप उस परफॉर्मेंस लेवल पर जाके परफॉर्म नहीं कर पाए, आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो जनता आपको सेकंड नहीं लेगी उतारने में। तो ये एक चीज तो निश्चित तौर पर है कि अखिलेश यादव के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। ग्रास रूट लेवल पे काम करना, 2024 की चुनौती को देखना, उसके साथ ही मंत्रिमंडल के कार्य और कार्य के साथ समीक्षा, समीक्षा के बाद विरोध कैसे करेंगे आप, किस लेवल पर करेंगे, कहां तक करेंगे, और आपके विरोध करने का अंदाज क्या होगा। आपका विरोध आज ही जैसा होगा, अपरिपक्व विरोध आप करेंगे, या आप एक बहुत परिपक्व और सीजन्ड विरोध करेंगे विपक्ष में बैठकर। ये दोनों चीजें मायने रखती हैं कि आप अब से आगे और अगले 2 वर्ष में, यानी आज 25 मार्च 2022 से लेकर अगले 2 वर्ष में आप अपने आप को कहां पर खड़ा करते हैं, यही निर्णय देगा कि आगे 2024 में आप कितनी सीटें समाजवादी पार्टी के लिए लाएंगे, आप कितने लोकसभा में लोगों को भेज पाएंगे, कितनी बड़ी टक्कर और कितनी बड़ी मुश्किल आप खड़ी कर पाएंगे बीजेपी सरकार के लिए। ये आपको आज से ही सोचना शुरू करना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।